नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि किस रचना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, या किसी भी रचना की जब आलोचना की जाती है तो किन बातों को वो महत्व देते हैं। तो आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हुए हम उनके आलोचना की विशेषताओं को जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ आरत दुबे के छपरे नामक स्थान पर। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हुई। ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध विद्वान, आलोचक या लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। यहाँ पर हम इनकी हिंदी भाषा से जुड़ी हुई कृतियों की या रचनाओं की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा कुछ और रचनाएं भी हो सकती हैं जो आपने कहीं पढ़ी हो या आप जिनके बारे में जानते हो, तो उनको भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ रचनाओं के बारे में आपको बता रही हूँ। आइए अब देखते हैं कि इन्होंने जो इनका दृष्टिकोण था या जो इनके आलोचना साहित्य की विशेषताएं हैं वो क्या है। इनकी जो आलोचनात्मक पद्धति की विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली विशेषता हम यहाँ पर ले सकते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण। देखिए, इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो मार्क्सवाद था उसको ज्यों का त्यों इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित हुए और उनको उसी रूप में लागू करने के या उसी रूप में स्थापित करने के पक्षधर रहे, बल्कि इन्होंने उसके परिवर्तित रूप को स्वीकार किया। ये मानते हैं कि जो विचार हमारी संस्कृति के विपरीत है अथवा जिसे हम परिवर्तित करके स्वीकार नहीं कर सके, वो हमारे लिए उचित विचार नहीं है, उचित धारणा नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्व सिद्धांत है, आप सब इसके बारे में जानते हैं, इस सिद्धांत की स्थापना भी ये मानवतावादी दृष्टिकोण से करना चाहते हैं। इसे भी वो नवीन विचारधारा मानते हैं और इस नवीन विचारधारा की स्थापना भी किस दृष्टिकोण से करना चाहते हैं? मानवतावादी दृष्टिकोण से करना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर मानव जीवन में कुछ नया नहीं है तो मानव जीवन स्थिर है और वो सार्थक नहीं है। तो मानव जीवन में नवीनता के ये पक्षधर रहे हैं। ये मानते हैं कि नयापन ही मानव जीवन की सार्थकता है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये मानते हैं कि मानव जीवन भी कार्य और कारण के द्वारा ही आगे बढ़ता है। अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कार्य और कारण नहीं है, तो जीवन निरर्थक है। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव स्वरूप द्विवेदी जी ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल हमें इस विचारधारा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मार्क्सवाद है ये समय की मांग है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। हमारे भारतवर्ष में भी एक समय ऐसा आएगा जब मार्क्सवादी या समाजवादी दृष्टिकोण को किसी न किसी रूप में जरूर अपनाना ही होगा। इसी से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं और इस बदलाव के लिए हमें प्रतिपल तैयार रहना चाहिए। ऐसा इनके विचारों से दृष्टिपात होता है या हमें ऐसा इनके विचारों से जान पड़ता है। ये मानते हैं कि हमारे समाज में चाहे कितने ही मतभेद क्यों ना हो, कितनी ही चिंताएं क्यों ना हो, उन चिंताओं को, उन जो हमारे समाज में मतभेद हो गए हैं, उन सबको हमें प्रगतिवादी विचारधारा के रूप में उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका विवेचन करना चाहिए, उसका संपादन भी हमें करना चाहिए। तो ये किससे प्रभावित है? ये मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा समाज को नए मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर हो रही थी। तो ये समाज में कुछ नया बदलाव, कुछ नयापन, वो चाहे विचारों में है, सामाजिक व्यवस्था में है, उसके ये पक्षधर रहे हैं।
तो इनके आलोचनात्मक साहित्य में मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखा जा सकता है। दूसरा क्या है, साहित्य इतिहास संबंधी दृष्टिकोण। देखिए, जो हमारा द्विवेदी जी ये मानते हैं कि जो हमारा साहित्य है, जो हमारा इतिहास है, इसकी विकास कहाँ से हुआ, किस प्रकार इसका प्रारंभ हुआ, किस प्रकार इसका विकास हुआ, इस सब के बारे में हमें पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। इनके हमने रचना भी की थी जिसका नाम यहाँ पर है हिंदी साहित्य की भूमिका या हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये वो रचनाएं हैं जो हमारे साहित्य इतिहास से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो द्विवेदी जी इस साहित्य इतिहास संबंधी दृष्टिकोण को क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदी भाषा के विकास के पक्षधर हैं। ये मानते हैं कि भारतेंदु की प्रेरणा ने हिंदी भाषा के आंदोलन को वास्तविक जन आंदोलन का रूप दिया और इसी आंदोलन के फलस्वरूप हिंदी जनभाषा भी बनी। तो यहाँ पर जो जनाधार है, उससे जनाधार मिलने के कारण ही निरंतर उपेक्षित और अपमानित होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो आज हिंदी गौरव की अधिकारिणी बनी है। तो द्विवेदी जी इसीलिए, ताकि हमारी भाषा को हम जाने, हम उसे पहचाने, उसका कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, ये जरूरी है। और ये मानते हैं कि भाषा का विकास केवल एक अकेले क्षेत्र का विकास नहीं है। भाषा राजनीति से जुड़ी है, समाज के अर्थों से जुड़ी है, यहाँ तक कि राजनीति और अर्थशास्त्र के साथ साथ अगर देखें तो इतिहास का घनिष्ठ संबंध भी इससे जोड़ने का ये प्रयास करते हैं। ये मानते हैं कि जिस प्रकार शरीर का सारा ढांचा रीढ़ की हड्डी पर टिका होता है, उसी प्रकार साहित्य का इतिहास भी अर्थशास्त्र की नींव पर खड़ा हुआ एक सुंदर भवन है। इस प्रकार अगर हम देखें तो द्विवेदी जी की साहित्य के इतिहास संबंधी जो मान्यताएं हैं, वहां पर भी मार्क्स की विकासवादी मान्यताओं से मेल खाते हुए विचार हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो दृष्टिकोण है वो कौन सा है, विकासवादी दृष्टिकोण है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कैसे विचारधारा रखते हैं, प्रगतिशील आलोचनात्मक विचारधारा ये रखते हैं। द्विवेदी जी ये मानते हैं कि साहित्य के साथ साथ अर्थशास्त्र और राजनीति का संबंध बहुत गहरा संबंध है, ये बात ये स्वीकार करते हैं। इन्होंने हिंदी में चलने वाले प्रगतिशील आंदोलन को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे भविष्य के लिए मंगलकारी भी बताया है। अर्थात आने वाले समय में अगर हम इस तरह विकास करेंगे तो यह हमारे लिए उचित होगा। उनकी पंक्तियों को अगर हम देखें तो वो क्या कहते हैं कि प्रगतिशील आंदोलन बहुत महान उद्देश्यों से चालित है। यदि इसमें सांप्रदायिक भावना का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी संभावनाएं अधिक लाभकारी होंगी। अर्थात अगर हमने इसको संप्रदायों से अलग रखा, केवल प्रगतिवादी विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो ये बहुत ही उत्तम विचार है, बहुत ही लाभदायक विचार है। द्विवेदी जी ने भक्ति के महान आंदोलन का उदाहरण इसके लिए दिया है। वो चाहते थे कि प्रगतिवादी आंदोलन सांप्रदायिकता से दूर रहे। कुछ समीक्षक जो हैं वो मानते हैं कि द्विवेदी जी को मूल्यवादी ऐतिहासिक समीक्षक हमें कहना चाहिए, लेकिन कुछ ये मानते हैं कि वो मानवतावादी विचारधाराओं से प्रभावित थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो दोनों ही दृष्टिकोण अपनी जगह ठीक प्रतीत होते हैं। द्विवेदी जी की जो मानव की आंतरिक, बाह्य या संस्कृति के प्रति जो उनके विचार थे वो बहुत ही उदार विचार हम कह सकते हैं, जहां पर ये नएपन के समर्थक रहे हैं। नएपन से तात्पर्य क्या है, विचारों में बदलाव। कैसा बदलाव, प्रगतिवादी जो विचारधारा है उससे ये प्रभावित रहे हैं। और जो प्रगतिशील या प्रगतिवादी दृष्टिकोण है वो क्या कहते हैं, यथार्थ का चित्रण। यथार्थ किसका, हमारे समाज का। तो ये यथार्थवादी दृष्टिकोण या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। उसके बाद हम पॉइंट बना सकते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण। देखिए, जो द्विवेदी जी हैं ये सबसे उच्च विचार या सबसे बड़ा जो दृष्टिकोण मानते हैं वो मानवतावादी विचारधारा को मानते हैं। इनकी मानवतावादी दृष्टि बहुत ही ज्यादा सरल, सहज और समझ में आने वाली है। इन्होंने अपने अनेक जो इनके निबंध है या इनकी रचनाएं हैं उसमें इन्होंने इस विचार को बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर प्रकट भी किया है। द्विवेदी जी का जो मानवतावाद है वो समष्टिगत मानव के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास का पक्षधर है। यहाँ पर वो केवल एक मानव व्यक्ति विशेष का विकास नहीं बल्कि उस एक व्यक्ति विशेष से संपूर्ण हमारी आर्थिक दशा में सुधार हो, हमारी राजनीतिक स्थिति में सुधार हो और हम पूर्ण रूप से सामाजिक विकास की ओर हमारा समाज आगे बढ़े, ऐसी उनकी मान्यता देखी जा सकती है। यहाँ तक कि जो द्विवेदी जी है वो मानते हैं कि जो लेखन कार्य है वो मानव के पक्ष में होना चाहिए। साहित्य का जो कला पक्ष है वो उनकी दृष्टि में गौण है। क्यों गौण है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो साधन है, चाहे रस है, छंद है, अलंकार है, ये केवल मनुष्य को समझने
का साधन है। मनुष्य इन सबसे सर्वोपरि है, इन सबसे प्रमुख है या इन सबसे सुंदर है, बाकी सभी बातें गौण प्रतीत होती है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण पर इन्होंने विशेष बल दिया है। उसके बाद लोक संस्कृति का महत्व। देखिए, इतिहास, समीक्षा या साहित्य की आलोचना के जो सिद्धांत हैं, उनमें द्विवेदी जी ने लोक संस्कृति को खास महत्व दिया है। ये मानते हैं कि कोई भी साहित्यकार शून्य में घोड़े नहीं दौड़ा सकता, यानी केवल कल्पनाओं के माध्यम से नहीं आगे बढ़ सकता जब तक वो लोक और हमारी संस्कृति को नहीं पहचानेगा। जब हमारी संस्कृति को जोड़कर या हम अपनी जो लोक मान्यताएं हैं उनसे जुड़कर हम रचना करते हैं या अपने विचार प्रकट करते हैं, तभी उनमें सार्थकता आती है। तो इन्होंने जो अपनी समीक्षा है उसमें केवल उन्होंने उन्हीं साहित्यकारों को श्रेष्ठ ठहराया है जिन्होंने जन आंदोलन को अपने काव्य में स्थान दिया। जन आंदोलन यानी हमारे लोगों का, लोक जीवन का आंदोलन। उनके विचारों के अनुसार अगर हम देखें तो भारतेंदु की महानता भी इसी कारण ठहरती है, क्योंकि उन्होंने साहित्य में लोक जीवन को अपनाया था। इसके बाद भाषा और शैली संबंधी दृष्टिकोण। देखिए, भाषा और शैली की बात करें तो द्विवेदी जी ने हमेशा लोक भाषा को महत्व दिया है। वो मानते हैं कि लोक भाषा ही वास्तविक और सच्ची भाषा है। लोक भाषा की शैली कैसी होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए, प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए और आडंबरों से वहीन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखने का तरीका कैसा रखना चाहते हैं? सरल रखना चाहते हैं, जो सामान्य आदमी या सामान्य व्यक्ति की बुद्धि के अनुसार हो। यहाँ पर वो मानते हैं कि सहज ही महान बना देने वाली भाषा है, अर्थात ये किसी विद्वानों की भाषा को महत्व नहीं देते बल्कि सहज भाषा को महत्व देते हैं। लेकिन ये मानते हैं कि सहज भाषा इतनी आसानी से नहीं सीखी जा सकती। इस भाषा को समझने के लिए तपस्या और आत्म बलिदान का होना बहुत जरूरी है। तपस्या और त्याग से ही मनुष्य क्या बन पाता है? एक सहज मानव बन पाता है, सहज विचारधाराओं से जुड़ पाता है। और वहां जब वो इस पद पर पहुंच जाता है तो उसे काव्य भाषा के रूप में प्रयोग कर सकता है। जो उसके विचार है उनको लोक भाषा के का माध्यम बनाकर या लोक भाषा को आधार बनाकर वो भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, जिससे कि उसकी भाषा सार्थकता को प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने विशेष ध्यान में क्या रखी है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो हृदय को छुए, यानी हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति जहां हो पाए या हृदयगत भावों को जो छू सके, ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने जो शैली या तरीका है उसको समय के साथ बदलने वाली वस्तु के रूप में जाना है, कि जैसे जैसे समय बदलता है उनके अनुसार वैसे वैसे शैली का भी रूप परिवर्तन हो जाता है। तो भाषा और शैली के बारे में अगर जाने तो उन्होंने सहज तरीके से, साधारण तरीके से उच्च विचारों की अभिव्यक्ति करने वाली लोक भाषा और शैली को महत्व दिया है। अलंकार संबंधी दृष्टिकोण की अगर बात करें तो वे रस के साधक थे, यानी रस जिनसे उत्पन्न हो। और साथ ही साथ अगर देखें तो अलंकार केवल रस के साधक हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मानते हैं कि रस के बाधक भी हैं, यानी रस को बाधक या बाधा पहुंचाने वाले भी हैं। जिस काव्य में शब्दालंकार की झंकार उत्पन्न करता है उसमें अर्थभार कम हो जाता है, और जहां पर अगर हम देखें कहीं कहीं अर्थभारहीन शब्दालंकार न हो तो काव्य की जो गूढ़ अनुभूति है वो उससे पैदा करते हैं। उससे ना तो संगति का प्रवाह होता है, ना ही कोई समझने वाला उसे आसानी से समझ पाता है। यहाँ पर ये मानते हैं कि शब्दालंकार में यदि अर्थभार रहेगा तो उससे काव्यगत जो प्रभाव है वो संगति की सहज गति बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में शब्दालंकार काव्य साधक बन जाएंगे, यानी शब्द अलंकार उस समय प्रमुख हो जाएंगे। तो ये मानते हैं कि कहीं कहीं ये माना कि रस को उत्पन्न करने वाले हैं या रस प्रकट करने वाले हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह भी है जहां पर जो अलंकार है वो रस की बाधा के या उसके बाधक बन जाते हैं। तो इसीलिए जो द्विवेदी जी हैं वो शब्दालंकारों की बजाय अर्थालंकारों को ज्यादा महत्व देते हैं, कि हमें शब्दों में अलंकार डालने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम अर्थ को सुंदर बनाएं, अर्थ को अलंकृत करें। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो द्विवेदी जी एक प्रगतिशील आलोचक हैं। उनकी जो साहित्य आलोचना का संबंध है वो किससे से है? लोक संस्कृति से। ये बात आप ध्यान में रखें। माना कि उनका जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत है उसके बारे में इनके विचार कैसे हैं? मौलिक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त
किया है, लेकिन उनके जो साहित्य, भाषा, छंद, अलंकार आदि सभी विषयों का चिंतन जो किया है, कुल मिलाकर अगर कहें, देखिए इनके जो उनके काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में विचार हैं वो मौलिक विचार हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने की है वो साहित्य के बारे में भी की है, छंद के बारे में भी की है, रस और अलंकार के बारे में भी इन्होंने चिंतन किया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये इनका जो विचार पद्धति है या जो इनकी विशेषताएं हैं उनको हम लोक मंगलकारी आलोचक के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अर्थात जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो लोगों का मंगल करने वाले या लोक मंगल की कामना करने वाले आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपकी इस प्रश्न से जरूर सहायता हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।